स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक इम्यून सेल्स। वे इम्यून सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बनती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं, उन्हें हम स्पेसिफिक इम्यून सेल्स कहते हैं। स्पेसिफिक इम्यून सेल्स में आती हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बेसिकली बोन मैरो में हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स के द्वारा बनती हैं। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स जो होती हैं वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस इत्यादि का निर्माण करती हैं। एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक इम्यून सेल्स लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो टोटल ल्यूकोसाइट्स का WBCs का 2% पाई जाती हैं और वे एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इनमें कुछ गुण पाए जाते हैं जैसे कि स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी एंड रिकॉग्नाइजेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रोटीन। इन कैरेक्टर्स के कारण इन्हें हम स्पेसिफिक इम्यून सेल्स कहते हैं। बेसिकली इनके ऊपर कुछ सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि एंटीजन के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी रखते हैं। लिम्फोसाइट्स को हम 3 मेजर पॉपुलेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं: बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो है दीज आर लिम्फोसाइट्स बट दीज आर नॉन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स, बट बी सेल्स एंड टी सेल्स आर स्पेसिफिक इम्यून सेल्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बी लिम्फोसाइट की। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वे इम्यून सेल्स के अंदर बेसिकली इम्यून सिस्टम के अंदर बेसिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स गतिशील या मोटाइल, स्मॉल एंड नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं और टोटल ल्यूकोसाइट का ये 10 to 20% पार्ट बनाती हैं। बी लिम्फोसाइट जो है ये बी सेल्स जो है वो बोन मैरो में हीमोपोइटिक सेल्स द्वारा डेवलप होती हैं और इनका मैचुरेशन जो होता है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है, इसलिए हम इन्हें बी सेल्स कहते हैं, बी फॉर बोन मैरो। इसके बाद ये जो मैच्योर होके फिर ये सेकेंडरी लिम्फोइड सेल्स जैसे कि लिम्फ नोड्स, स्प्लीन या माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर आ जाती हैं जो कि इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी पाथ या यूरिनोजेनिटल पाथ में पाए जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं। वहाँ जब ये बी सेल्स एंटीजेंस के साथ या फॉरेन कोई भी मटेरियल होता है उसके साथ वे एनकाउंटर करती हैं तो इनके अगेंस्ट ये डिवाइड होके 2 प्रकार की सेल्स बनाती हैं। एक होती है प्लाज्मा सेल्स और एक होती हैं मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं उनमें कैपेसिटी पाई जाती है कि जिन एंटीजेंस के अगेंस्ट ये मैच्योर हुई हैं या डिफ्रेंशिएट हुई हैं उनके लिए ये एंटीबॉडी उनके खिलाफ जो होती है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर BCR बी सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि सिक्रेट किए जाते हैं किसमें फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एंटीजेंस के खिलाफ बनती हैं, उनको ये नष्ट करने की कैपेसिटी रखती हैं। बी सेल्स जब मैच्योर होती हैं या डिफ्रेंशिएट होती हैं किसी एंटीजन के खिलाफ तो ये प्लाज्मा सेल्स बना रही हैं जो कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रही हैं। साथ में ही ये मेमोरी सेल्स भी बनाती हैं। ये मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो एट प्रेजेंट तो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका सिक्रेशन नहीं करती हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर फर्दर वापस उसी एंटीजन का बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उनके खिलाफ ये बहुत ही रैपिड फॉर्म में या बहुत ही जल्दी ये डिफ्रेंशिएट होकर उनके अगेंस्ट प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं जो कि बहुत अधिक संख्या में और बहुत कम समय में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन करती हैं। तो इस प्रकार एक बी सेल जो कि किसी एंटीजन के खिलाफ डिफ्रेंशिएट होती है उनसे बनने वाली प्लाज्मा सेल्स फर्स्ट टाइम में जो प्लाज्मा सेल्स बनती हैं वो तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, जबकि किसी भी एंटीजन का प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, और बनने वाली साथ में मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो फ्यूचर में कभी भी उसी एंटीजन का अगर बॉडी के अंदर री इन्फेक्शन होगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स या टर्शियरी या फर्दर रिस्पॉन्सेज में ये उन एंटीजेंस के खिलाफ
जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की, तो प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं और वो लिम्फ नोड और स्प्लीन में फैली रहती हैं और फ्लूइड के अंदर पाई जाती हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक्सेंट्रिक होता है, एक कॉर्नर में पाया जाता है। इनमें आरएनए कंटेंट जो होता है वो रिच होता है, बहुत अधिक पाया जाता है, और इनमें स्ट्रॉन्ग प्रोटीन जो सिंथेसिस कैपेसिटी पाई जाती है। इसके अलावा इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। गोल्जी बॉडीज़ भी ये वेल डेवलप्ड होती हैं। प्लाज्मा सेल बनने के लिए सबसे पहले हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो प्री बी सेल्स में कन्वर्ट होती है। फिर प्री बी सेल्स जो होती हैं उनसे लिम्फोब्लास्ट बनती हैं। लिम्फोब्लास्ट से इमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जिनसे मैच्योर बी लिम्फोसाइट बनती हैं, और मैच्योर बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन या BCR बी सेल रिसेप्टर्स का सिक्रेशन करती हैं। अब ये प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो डिवाइड नहीं हो सकती हैं। अगर हम मेमोरी सेल्स की बात करें तो मेमोरी सेल्स जो होती हैं उनके जो होते एंटीजेंस जो होते हैं उनमें जो सरफेस जो एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं और ये ब्लड में सर्कुलेट करती हैं। लेकिन ये जो बी सेल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या उसका जो मैचुरेशन होता है उसके एक पाथ पे वो रुक जाती हैं, जब तक कि अगेन फर्दर सेम ही एंटीजन का रिस्पॉन्स नहीं मिले या उसका इन्फेक्शन नहीं हो। फर्दर सेम एंटीजन के स्टिमुलेशन से फिर फर्दर ये प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड होती है, तो इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। मेमोरी सेल्स के अंदर जो आरएनए कंटेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी कंटेंट जो होता है वो कंपैरेटिवली प्लाज्मा सेल से कम पाया जाता है। प्लाज्मा सेल्स के साथ जो एंटीबॉडी सिक्रेट की जाती हैं वो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में, टिश्यूज़ में, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस में इत्यादि, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन और इवन टीयर्स के अंदर भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये बॉडी के फ्लूइड, ब्लड, प्लाज्मा व इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाई जाती हैं, और इनसे उनमें जो डिज़ोल्व जो एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी, इनके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अतः इनके द्वारा प्रोवाइड की इम्यूनिटी को हम फ्लूइड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड सीरम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए फॉरेनर या एंटीजन जो रिकॉग्नाइज करती हैं, उनसे फिजिकली अटैच होती हैं, और उसके बाद जो इनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज द्वारा बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, फैगोसाइटेशन, साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस, इनके द्वारा ये एंटीजेंस को डिफरेंट पाथवे में इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनकी 5 मेजर क्लासेस होती हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D एंड इम्यूनोग्लोबुलिन E। इनके भी ये 5 आइसोटाइप होते हैं एंटीबॉडीज़ के, और इनके भी डिफरेंट वेरिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि IgG जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, एंड IgG जो होते हैं वो 4 टाइप्स की होती है, और IgA जो होती हैं वो उनकी 2 सब क्लासेस पाई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या कर रही हैं, वो लाइफ लॉन्ग जो है वो क्या कर रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। इसका एग्जांपल है जैसे कि वैक्सीनेशन। एक बार किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया है, उसको अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी सेल्स बन जाती हैं, तो लाइफ लॉन्ग जो होती है उससे हमें इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। जैसे कि मीज़ल वायरस जो होते हैं उसका जब वैक्सीन स्ट्रेन दिया जाता है, तो हमारी बॉडी जो होती है इन मीज़ल वायरस के अगेंस्ट होते हैं इम्यूनाइज हो जाती है। अब फर्दर कभी भी हमारी बॉडी के अंदर अगर इनका इन्फेक्शन होगा तो इनके अगेंस्ट बनने वाली जो मेमोरी सेल्स है वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, और वो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो इन वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस प्रकार से वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं टोटल ल्यूकोसाइट का
ऑलमोस्ट 70% पार्ट बनाती हैं, ये स्मॉल सेल्स होती हैं। और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो डायरेक्टली किसी भी सेल के ऊपर अटैक करती हैं, जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं या बैक्टीरियल सेल्स हैं, ग्राफ्टेड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, इंजर्ड या डेड सेल्स होती हैं। उन पे पाए जाने वाले एंटीजन से टी सेल्स अटैच हो जाती है, फिजिकली अटैच हो जाती हैं और वो डायरेक्टली कहते हैं उन सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसलिए इनसे प्रोवाइड की जाने वाली इम्यूनिटी जो होती है उनको हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं और ये इम्यून सिस्टम में रेगुलेटर की तरह भी एक्ट करती हैं। टी सेल्स भी जो होती हैं वो बोन मैरो में हीमोपोएटिक स्टेम सेल से डेवलप होती हैं, किंतु लेकिन इनका यहाँ मैचुरेशन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद ये थाइमस में आ जाती है और थाइमस में इनका मैचुरेशन कंप्लीट होता है, इसलिए इनको टी सेल्स कहते हैं, टी फॉर थाइमस। थाइमस जो है वो टी सेल्स के लिए के मैचुरेशन के लिए कंपलसरी है। अगर फीटस के अंदर थाइमस नहीं पाया जाता है तो फिर एडल्ट के अंदर टी सेल्स नहीं पाई जाएंगी। तो मैच्योर टी सेल बनने के लिए ज़रूरी है कि फीटस के अंदर थाइमस हो। तो थाइमस में इस तरह के हार्मोन्स या साइटोकाइंस पाए जाते हैं जो कि टी सेल्स को मैच्योर करके मैच्योर टी सेल्स का निर्माण करते हैं। मैच्योर टी सेल्स जो होती हैं जो कि अभी तक अनडिफरेंशिएटेड हैं वो अब स्प्लीन, सेकेंडरी लिम्फोइड सेल्स जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो एंड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ में आ जाते हैं। यहाँ ये टी सेल्स जो होती है एक स्पेसिफिक एंटीजन से रिएक्ट करती हैं और उनसे रिएक्ट करने के बाद फिर वे डिफरेंट टाइप की टी सेल्स बनाती हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिफरेंट टी सेल्स का निर्माण करती हैं। टी सेल्स जो होती है बेसिकली 3 तरह की होती हैं जिनको हम टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। टी सेल्स जो होती हैं इन तीनों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टी रेगुलेटर सेल्स एंड टी इफेक्टर सेल्स। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होती हैं वो टी इफेक्टर सेल्स कहलाती हैं और टी हेल्पर सेल्स एंड टी सप्रेसर सेल्स जो होती हैं वो टी रेगुलेटर सेल्स कहलाती हैं। इन तीनों में ही टी हेल्पर सेल्स, सप्रेसर सेल्स एंड रेगुलेटर साइटोटॉक्सिक सेल्स, इन तीनों के ही अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जैसे कि हम किलर सेल्स भी कहते हैं, ये डायरेक्टली किसी भी ऐसे सेल्स के ऊपर जैसे कि ग्राफ्टेड टिश्यू है या कैंसर सेल्स, वायरस सेल्स हैं या इंजर्ड डेड टिश्यू है, उनके ऊपर डायरेक्टली ये अपने टी रिसेप्टर्स द्वारा, इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनके साथ ये फिजिकली उससे अटैच हो जाती हैं और इनके द्वारा कुछ लाइटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है जो कि उस सेल्स को जो है किल कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें टी किलर सेल्स कहते हैं। इसलिए टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर सेल्स जो होती हैं वो इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और बेसिकली ये मेन बैक्टीरिया एंड वायरस जो होते हैं उनको ये किल कर देती हैं। जितना भी बॉडी के अंदर जो ग्राफ्टेड टिश्यू होता है, ट्रांसप्लांट टिश्यू होता है, उनके अगेंस्ट भी टी सेल्स काम करती हैं। अगर ट्रांसप्लांट टिश्यू जो है उसमें जो एंटीजेंस जो है जो को बॉडी को सूट नहीं करता है तो उस ग्राफ्टेड टिश्यू या ट्रांसप्लांट टिश्यू जो होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसी प्रकार से जो टी सेल्स जो होती हैं वो माइग्रेट कर देते हैं और इन्फेक्शन साइट पर जाके जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो किल कर देती हैं। तो बेसिकली टी सेल्स जो होती हैं वो एंटीजेंस से कोटेड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंजर्ड या डेड सेल्स या कैंसर सेल्स या वायरस सेल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं उनके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसे हम इंटरल्यूकिन कह सकते हैं। ये इंटरल्यूकिन जो होते हैं वो दूसरी सेल्स, इम्यून सेल्स जो होते हैं उनके प्रोलिफरेशन में मदद करते हैं, उनकी ग्रोथ को ये बढ़ाते हैं, जैसे कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेसेस, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा, इनकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हेल्पर टी सेल्स वे टी सेल्स जो कि दूसरी इम्यून सेल्स के फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, उनको हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। रेगुलेटेड टी सेल्स या सप्रेसर टी सेल्स, ये सेल्स जो होती हैं वो हेल्पर टी सेल्स के एंटागोनिस्टिक काम करती है, उनके विरुद्ध काम करती हैं। अर्थात अगर टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो दूसरी इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं तो रेगुलेटेड टी सेल्स जो होती हैं वो उनकी जो दूसरी सेल्स जो होती हैं, इम्यून सेल्स जो होती हैं, उनकी एक्टिविटी को
कम करती हैं, उनको सप्रेस करती हैं, इसलिए हम इन्हें सप्रेसर टी सेल्स भी कहते हैं। रेगुलेटरी टी सेल्स एंड जो हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के बैलेंस में काम करती हैं, जिससे कि इम्यून सिस्टम के अंदर होम्योस्टेसिस की कंडीशन बनी रहे, उतनी ही इम्यून सेल्स का निर्माण हो जितना कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत हो, ओवर रिएक्शन नहीं हो, बहुत अधिक इम्यून सेल्स नहीं बन जाए जिससे कि हमारी बॉडी के ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज नहीं हो सके, मतलब कि वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू नहीं कर दें। इसलिए रेगुलेटरी टी सेल्स या सप्रेसर टी सेल्स जो है उनका भी एक बहुत ही अहम रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, जो कि होम्योस्टेसिस या संतुलन की स्थिति को बनाए रखती हैं। हमें नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं ये भी एक प्रकार की लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, और नेचुरल किलर सेल्स जो हैं इनमें सरफेस एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। ये सेल्स जो होती हैं उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट जो हैं वो उनमें ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं पाए जाते, पर इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इनको हम ग्रेन्युलोसाइट्स भी कह सकते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की है, ये सभी प्रकार की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजेंस होते हैं उनको किल रखने की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। बेसिकली ये जो होती है मेनली ये कैंसर सेल्स एंड वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसर के अगेंस्ट ये काम करती हैं। इनको हम इसलिए नेचुरल किलर कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये इन सेल्स के ऊपर जो लाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं या किलिंग एजेंट जो होते हैं उनको सिक्रेट करके ये कैंसर सेल्स या वायरल इन्फेक्ट सेल्स जो होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं वो लास्ट साइड्स लिम्फोसाइट्स हैं, ये भी बोन मैरो से डिराइव होती हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में कंपैरेटिवली लो नंबर में पाई जाती है, लो कंसनट्रेशन में पाई जाती हैं। और इनका मेन काम जो होता है, हमने बात की थी कि वायरस और कैंसर सेल्स को के अगेंस्ट बॉडी को डिफेंड करना होता है या बॉडी से इनकी रक्षा करना होता है। इन पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसर सेल्स जो कि IgG एंटीबॉडी से कोडेड होते हैं उनके साथ जुड़ के उनको किल करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसे हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली किल कर सकते हैं। इनमें कुछ इनके कुछ केमिकल से सिक्रेट करते हैं, जैसे कि इंटरफेरोन्स, साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1, GM, CSF एक्सेट्रा। ये जितने भी केमिकल्स जो होते हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं उनको किल करने की कैपेसिटी उनमें पाई जाती है, डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी पाई जाती है। इसके अलावा ये हर्पीस वायरस के अगेंस्ट भी डिफेंस या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। हर्पीस वायरस जो होते हैं वो बेसिकली कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड जो होते हैं उनको कॉज करने वाले वायरस होते हैं, जिसे कि हम हर्पीस सिम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। एपस्टीन बार वायरस जो कि मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट, एंड वेरिसेलर वायरस जो कि चिकन पॉक्स कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और बॉडी को इनसे डिफेंड करते हैं। तो ये थी नेचुरल किलर सेल्स। अब आप बात करते हैं इम्यून प्रोटीन्स की। इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, जैसे कि साइटोकाइंस जो हैं वो बेसिकली इम्यून सिस्टम के हार्मोन्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं और एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल भेजते हैं। उनकी एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मतलब एक सेल्स जो होते हैं उनसे कुछ साइटोकाइंस जो होते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, वो दूसरी सेल्स को एक्टिव करते हैं या प्रमोट करते हैं कि वो डिफरेंशिएट हो सके। और ये जो होते हैं कम्युनिकेट करते हैं, साइटोकाइंस जो होते हैं वो अदर सेल्स के ऊपर काम करते हैं, लोकली भी काम कर सकते हैं और एक डिस्टेंस पे भी ये काम कर सकते हैं, बाय टचिंग भी काम कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी ये काम कर सकते हैं। सेकेंड इम्यून प्रोटीन्स जो कि पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर वे हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली सीरम में पाए जाने वाले लगभग 30 ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, और जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन इन्फेक्शन होता है और एंटीजन एंटीबॉडी इन्फेक्शंस होते हैं तो इन एंटीबॉडीज़ के द्वारा ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर एक के बाद एक एक्टिवेट होते जाते हैं, और ये एक्टिवेटेड प्रोटीन जो होते हैं वो अल्टीमेटली उस जो एंटीजन जिनका हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार
हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की इम्यून सेल्स पाई जाती हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाले डिफरेंट एंटीजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखती हैं। थैंक यू।